नमस्कार। हंसध्वनि प्रोडक्शंस में मैं डॉक्टर सुवर्णा वार्ड आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को पुनः एक बार हृदय से नमन करती हूँ और तुरंत मुद्दे पर आती हूँ। नमस्कार संध्या जी। नमस्ते। नमस्ते। कल का एपिसोड आप सबने सुना होगा और मुझे विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज का और इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा उसको अच्छी तरह से। तो आज मैं लिख कर लाई हूँ सवालों को। अच्छा। क्योंकि कहीं मैं भूल ना जाऊं, मेरे विद्यार्थियों को मुझे हर चीज़ बतानी है। हाँ। तो आज ठुमरी के पूरे संगीत के बारे में, मतलब राग के बारे में, ताल के बारे में और साहित्य भाषा, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। हाँ जी। तो सर्वप्रथम ये एक प्रश्न है दिमाग में कि जैसे आपने कल बताया था कि बंदिश की ठुमरी बिंदादीन महाराज जी ने या फिर अपने कौन थे वो बोल बनाओ की हाँ, ठुमरी, तो उसमें मतलब बंदिशें जो कि भातखंडे जी की पुस्तक में बहुत हमें मिलती हैं, तो वो सब ठुमरियाँ भी रहती हैं। तो मतलब बहुत सारे रागों में ठुमरी जैसी रचनाएं होती हैं, लेकिन आज जब हम प्रस्तुतिकरण ठुमरी का सुनते हैं तो विशेष रागों में ही ठुमरी गाई जाती है। तो इसके बारे में बताइए कि क्या हम यमन में ठुमरी गा सकते हैं या क्या हम भैरव में ठुमरी गा सकते हैं, या फिर वो मतलब टोटली नॉट अलाउड, ऐसा है क्या है? मतलब ये आप और आपके उसके बारे में क्या विचार है? हाँ, विचार ये बहुत, ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने जो बोला ना कि बहुत से छोटे ख्याल हैं जो हम जो बोलबाट की ठुमरियाँ, मतलब मैं बोल रही जो बोलबाट की ठुमरियाँ थी, आज भी छोटे ख्यालों में ऐसे जो ख्याल होते हैं जिन्हें घनाक्षरी बंदिशें कहा जाता है। अच्छा। अक्षरों का घन, जहाँ बहुत से अक्षर, रातन जनकर की ठुमरियाँ, बहुत उसमें बहुत सारे शब्द एक के पीछे एक आते ही जाते हैं। हाँ। तो उनको घनाक्षरी बंदिशें कही जाती हैं। अच्छा। तो बहुत सी घनाक्षरी बंदिशें बंदिश बोलबाट की ठुमरी करके गाई जा सकती हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, गाई जा सकती है। हाँ, और बहुत सी बोलबाट की ठुमरियाँ जो हैं उन्हें घनाक्षरी बंदिश करके ख्यालों में गाया जा सकता है। अच्छा, है ना। हाँ। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि क्यों ठुमरियाँ उन्हीं खास रागों में गाई जाती हैं, उसका कारण क्या हो सकता है। मैंने भी उस पर बहुत विचार किया है, बहुत लोगों से बात भी की है। और वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ। बहुत मैंने बात भी की, बहुत विद्वानों से बात भी की इस बारे में। तो क्या कौन से हैं ये राग? खमाज, काफी, तिलंग, पीलू, पहाड़ी, गारा, पंचम से गारा, मध्यम से गारा, भैरवी। बात बता दी, मैंने इस पे पूरा ये किया, मैंने सुना है ना, वो आपने पंचम से गारा और मध्यम से गारा का बहुत अच्छा फर्क करके बताया है। मतलब मैं स्वयं ठुमरी गाने वाली नहीं हूँ, लेकिन वो धुन रागों को सिखाना चाहिए। करेक्ट। सो फिर भैरवी है ना। फिर कुछ ऐसे राग हैं जो हमने इनसे लिए हुए हैं, कर्नाटक म्यूजिक से लिए हैं। जिनको वो तो अपने रागम तानम पल्लवी मतलब बिल्कुल डिटेल में गाते हैं, उनके लिए वो बहुत बड़े राग हैं, पर हम उनको धुन रागों की तरह गाते हैं। जैसे किरवानी। किरवानी में इंस्ट्रूमेंटल वादक बहुत बजाते हैं, वादन बहुत होता है, पर किरवानी में जब गायन होता है तो वो अधिकतर उपशास्त्रीय रचनाओं का होता है। ठीक है ना। शिवरंजनी, ये कुछ ऐसे कुछ राग ऐसे हैं जिनमें ख्याल भी गाया जाता है और ठुमरी भी गाई जाती है। जैसे देस, तिलक कामोद, झिंझोटी। झिंझोटी में तो बड़ा ख्याल छोटा ख्याल सब सुनने को मिलता है। तिलक कामोद देश में लोग बड़ा ख्याल नहीं गाते, छोटा ख्याल गाते हैं, क्योंकि उसमें बड़े ख्याल बहुत हैं भातखंडे जी की पुस्तक में, और मध्य लय के झपताल वगैरह तो बहुत है उसमें। तो ऐसे ठुमरी के एक विशेष कुछ रागों का एक है। तो क्यों है ऐसा? क्यों ठुमरी बाकी रागों में नहीं गाई जाती है? मेरे गुरुजी वी.आर. आठवले जी ने मुझे बताया था कि पुराने ज़माने में सारे रागों में ठुमरियाँ हुआ करती थी। अच्छा, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने खुद ने मुझे कुछ भैरव या तोड़ी या दरबारी में ठुमरी गा के मुझे सिखाई नहीं, पर उन्होंने बोला कि एक ज़माना होता था जब बहुत से गंभीर रागों में भी ठुमरियाँ गाई जाती थी। अभी वो अगर वो बोल बाँट जैसी या बंदिश जैसी ठुमरियाँ गाई जाती थी तो शायद हो सकता है, पर बोल बनाओ की ठुमरी गाने के लिए एक खास तरह के राग के संरचना की ज़रूरत होती है, ऐसा मुझे बहुत लगता है।
तो जब आप बोल रहे थे ना कि ठुमरी सिखाते समय क्या बताना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठुमरी सिखाते समय सबसे पहले ठुमरी की मानसिकता को विकसित करने की बहुत ज़रूरत है। ठुमरी की मानसिकता टेम्परामेंट, उसके लिए अंग्रेजी शब्द मेरे मन में जो आता है वो ये कि ठुमरी का टेम्परामेंट, एक तरह का टेम्परामेंट लेके आदमी या व्यक्ति जन्म लेता है ना। कोई पैदाइशी बहुत हंसमुख होते हैं, कोई पैदाइशी बहुत संजीदा किस्म के, गंभीर तरह के लोग होते हैं। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार भी अपनी मानसिकता लेके पैदा होता है। हाँ, है ना। तो जो जैसी आपकी मानसिकता है उस तरह से आप अपना व्यवसाय चुनते हैं। अगर आप गाने वाले हैं तो आप कौन से प्रकार का गाना गाएंगे वो भी आप अपनी मानसिकता के अनुसार चुनते हैं। कि मेरी मानसिकता के लिए ख्याल गायकी बहुत ज़्यादा पोषक है, तो मैं ख्याल गाऊंगी या गाऊंगा। मेरे लिए ध्रुपद गायकी बहुत, उसी तरह से ठुमरी के लिए एक तरह की एक मानसिकता लगती है। थोड़ा सा क्या कहना चाहिए उसको, थोड़ा सा हल्का फुल्का, हल्की फुल्की सोच जिसको बोले, तो जो आपके बॉडी लैंग्वेज में भी आती है। आप गाते हैं तो ऐसे तो बैठ के नहीं गाते हैं, तो आपके गाने में भी वो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। उसी तरह से मुझे लगता है हर एक राग की भी एक मानसिकता होती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, व्यक्तित्व होता है राग का, हर एक राग का व्यक्तित्व होता है। तो तोड़ी या दरबारी या भैरव का व्यक्तित्व जो है वो ठुमरी गायकी के लिए पोषक नहीं है, ऐसा मैं समझती हूँ। शायद इसीलिए उनमें ठुमरियाँ गाना बंद हो गई होंगी। ये बिल्कुल है ना। हाँ। क्यों नहीं गाते लोग? अगर नहीं, पहले की ठुमरियाँ आपको तोड़ी की नहीं भी मालूम है, हाँ, या दरबारी की नहीं भी, तो आप अभी बनाते क्यों नहीं और ठुमरियाँ? क्योंकि प्रकृति से ये राग गंभीर प्रकृति के राग हैं जिनमें ठुमरी गाना कुछ परेशानी होगी। फिर हमने ठुमरी के सौंदर्य बिंदुओं की तरफ कि उसमें से राग में से बाहर निकलना और आना आसानी से होना चाहिए, आविर्भाव तिरोभाव होना चाहिए, वो इन रागों में शायद बहुत मुश्किल होगा, है ना। ये दूसरी बात हो गई। खटका मुर्की, तोड़ी या दरबारी में या ऐसे किसी गंभीर राग में खटके और मुर्कियाँ कैसे डालेंगे आप? वो तो डाल सकते हैं, पर मतलब वो आपने जो पहली बात कही कि उसका व्यक्तित्व नहीं है वैसा, उसका जो रूप है, स्वरूप है, वो ही बिगड़ जाएगा, उसकी आत्मा ही निकल जाती है। तो इसीलिए ये जो राग हैं, ये ऐसे राग हैं ठुमरी के जिनमें ठुमरी गाना आसान, अच्छी लगती, सजती ठुमरी का गायन उसमें बहुत सजता है, और ठुमरी के सारे सौंदर्य बिंदुओं का उपयोग हम इन रागों को गाते समय और उनके प्रस्तुतिकरण के समय हम वो कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गई ठुमरी के रागों के बारे में। हाँ। अब मैं तालों के बारे में भी यही पूछना, जैसे तोड़ी में क्यों नहीं ठुमरी, वैसे ही मैं पूछना कि 3 ताल में ठुमरी क्यों नहीं, विलंबित 3 ताल में, उसके भी ताल बिल्कुल पक्के तय हैं। हाँ, दीपचंदी 14 मात्रा का, दीपचंदी 16 मात्रा का, है ना। चलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं स्टूडेंट्स को या अपने श्रोताओं को कि जब हम ठुमरी गाते हैं तो उस ताल का संबंध, या ख्याल गाते हैं तो उस ताल का संबंध सिर्फ मुखड़े तक सीमित होता है क्या? नहीं। पूरी जो बंदिश है उसका संबंध हर मात्रा में ताल के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल, है ना। यही एक कारण है कि दीपचंदी का जो स्वरूप है, उसका जो वो ठुमरी गायकी के लिए और ठुमरी की रचनाओं के लिए बहुत पोषक है। हाँ, कि वो धा दिन, वो जो आकार जो मिलता है ना, उस आकार का ठुमरी गायक इतना खूबसूरती के साथ उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वो जो धा इतनी जो बड़ी गैप मिल गई है, ये गैप जो है ना, ये मेरी है। इस गैप में तबले वाले को मैं तिरकिट या कुछ और बीच में बजाने नहीं देती, नहीं, पर बजाते हैं।
नहीं, पर मैं मना कर देती हूँ। फिर मैं धीरे से ऐसे करके उनको बोलती हूँ, नहीं माझे काही वाजवू नको, बीच में कुछ बजाना मत प्लीज, क्योंकि वो जो समय होता है वो मेरा समय होता है। Correct, उसमें मैं जो हरकत दूँ या वो लोगों तक बहुत जल्दी इमीडिएटली पहुँचती है। हाँ। क्योंकि और कुछ सुनने को ही नहीं है ना, वो ही सिर्फ सुनाई आ रहा है उनको, है ना। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करें, चलिए एक बंदिश लेते हैं। एक ताल। अच्छा, जो बिल्कुल अपना विलंबित एक ताल। विलंबित एक ताल। विलंबित एक ताल आप सभी को पता है, दिन दिन धागे तिरकिट तू ना, करता धागे तिरकिट धी ना। इसमें ज्यादा खींची हुई लय नहीं लेती। हाँ, थोड़ी सी मध्य की तरफ जाने वाली। पिया बिन लागे ना मोरा जिया। बैठ गया। अब अगर यही हम रूपक में गाएं, ना धी ना तिन तिन लागे ना मोरा जिया। मुखड़ा तो बैठ रहा है, पर मैं इसमें नहीं गाऊंगी। हाँ। क्योंकि मुझे वो जो दीपचंदी का जो आवर्तन है वो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, अभी आप तब से बोल रहे हैं कि एक ठुमरी सुनाइए, तो हम अंतरा, अस्थाई अंतरा दोनों लेते हैं, है ना। दीपचंदी में तब तक आपको कुछ और बताना है ठुमरी के बारे में, मतलब जो भी। दीपचंदी आपको पता है सबको? धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। 14 मात्रा है, 3 4 3 4 ऐसे उसके विभाग हैं। तो अगर रचना का जो संबंध है वो सिर्फ मुखड़े से ही संबंधित हो या मुखड़े से ही लगा हुआ हो तो कौन सा भी ताल चलेगा, क्योंकि फिर सिर्फ मुखड़ा। पर पूरा आवर्तन जो है उसमें वो रचना कैसी बैठती है, तो यही रचना जो आपने एक ताल विलंबित में सुनी, मध्यलय रूपक में सुनी, तो ये 14 मात्रा का दीपचंदी है। हाँ। तो धा धिन इतना कम रहता है उसके लिए। धा 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 तिन ता तिन लागे ना मोरा जिया। बरसन लागे बदरिया, पिया बिन लागे ना मोरा जिया। बरसन लागे बदरिया, लागे ना मोरा जिया। अंतरा। हाँ, बरसन लागे बादर गरजे, बिजली चमके, बिजली चमके, दिन नाही चैन, रात नाही नींद।
दिन लागेन, यहाँ पे लग्गी का काम शुरू होता है। हाँ, तो उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो ताल है, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि आकार का महत्व, तो ये धा धिन, कितना समय मिलता है, लागे ना, ये जो जगह उधर आई, वहां पे मैं ही हूँ, मेरी ही आवाज है, उसमें तबले वाले का कोई बीच में मुझे रोल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जो समझदार तबले वाले, तबला संगत करने वाले थे, वो बिल्कुल समझते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं बजाना है। अब हम आते हैं कि और कौन कौन से ताल हैं। हाँ। दीपचंदी तो हो गया, दीपचंदी 14 मात्रा का। हाँ, मैं भूल जाती हूँ ये बार बार। दीपचंदी 14 मात्रा का, दीपचंदी 16 मात्रा का, जिसको जत भी कहते हैं। अच्छा, 16 मात्रा के दीपचंदी को ही जत कहते हैं? हाँ, तो 2 मात्रा कहाँ बढ़ती है? तो दीपचंदी इसमें क्या, 14 में क्या किया था? धा धिन धा। तो यहाँ क्या होता है? धा आ धिन, धा धा तिन, ता आ तिन, धा धा धिन। तो 3 वाले विभाग में एक मात्रा बढ़ जाती है। पर ज्यादातर जो पक्के ठुमरी वाले गाने वाले होते हैं, उनको ये 14 क्योंकि वो ये थोड़ा सा 3 ताल जैसा उसका स्वरूप हो जाता है, तो वो पसंद नहीं करते। और ये जो वो आड़े लय में जो चलती है ना, 3-4 का जो हिसाब है, वो बहुत अच्छा लगता है गाने के लिए। कभी कभी ना दीपचंदी थोड़ा सा द्रुत लय में भी कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। धा दिन, धा धा दिन, ता दिन, ता ता दिन, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो उसको चाचर कहते हैं। इसको चाचर कहते हैं? इसको चाचर। ओह, अच्छा। मतलब जत यानी 16 मात्रा वाली दीपचंदी, और चाचर मतलब द्रुत। 14 मात्रा वाली दीपचंदी द्रुत। धा दिन, धा धा दिन, ता दिन, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत एक मतलब लोकप्रिय ताल है। है ना। आगे जाके हम ठुमरी और ठुमरी कल के एपिसोड में हम ठुमरी के सदृश जो गीत प्रकार है उनकी भी बात करने वाले हैं। तो जो ठुमरी के सदृश जो गीत प्रकार हैं, उनमें दादरा और कहरवा, वो तो आज नहीं, अभी मेरा तीसरा सवाल अलग है। हाँ, पर ये ताल की बात कर रहे हैं ना ताल। तो दादरा और कहरवा, हाँ, इन दोनों तालों का बहुत महत्व है। क्योंकि अधिकतर चैती, कजरी, झूला, सावन, बारहमासा, रसिया, ये सारे जो लोकगीतों से जुड़े हुए प्रकार हैं, दादरे सारे, ये सारे प्रकार जो हैं, इनमें दादरा और कहरवा इसका ही ज्यादा महत्व होता है। बोल बनाओ की ठुमरी में एक और ताल है जिसका बहुत महत्व होता है, वो है अद्धा। अच्छा। हाँ, उसको भी हम थोड़ा सा, मुझे लगता है कि तो अद्धा मतलब बंदिश की ठुमरी जैसा ही होता है? हाँ, नहीं, बंदिश की ठुमरी खींचा हुआ था। बोल बनाओ के लिए अद्धा। अच्छा। हाँ, बोल बनाओ के लिए अद्धा लेंगे हम। पंजाबी जैसा ही होता है। हाँ, करीब। हाँ, दिन सितार खानी भी बोलते हैं ना, धा दिन धा धा। तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे, तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे, बिरहा अगन लगाए, जलाए, सताए, जिया नहीं लागे, तुम बिन मोरा जिया नहीं। अब बिल्कुल बोल बनाओ करेंगे। जिया नहीं लागे, जिया नहीं लागे, तुम बिन मोरा
जिया नाही लागे। इस तरह से अद्धे में भी बहुत ठुमरियाँ गाई जाती हैं, गाते हैं। तो बोल बनाओ की ठुमरी के लिए दीपचंदी 14 मात्रा, दीपचंदी 16 मात्रा और अद्धा खींची हुई लय, और सदृश ये जो है बाकी के जो हैं उनके लिए कहरवा, दादरा, चाचर, खेमटा, ये सारे जो ताल हैं जो थोड़े से ऐसे जलद इसके ताल हैं, उनका ज्यादातर उपयोग होता है। लग्गी के बारे में बात करें थोड़ी सी। हाँ, आगे का सवाल वही था कि लग्गी जो होती है, मतलब जब विद्यार्थियों को हम मैं भी पढ़ाती थी कभी ठुमरी लग्गी उनको समझने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। वो लग्गी क्या है वो तो समझ में आता है कि ठुमरी के अंत में जो फास्ट हो जाता है, और वो करीब करीब 16 मात्रा में चला जाता है। वो दीपचंदी करीब करीब नहीं 16 मात्रा में ही जाता है, उसका छंद बदल जाता है। छंद ही बदल 7 मात्रा का जो या 14 मात्रा का जो छंद है वो 8 मात्रा का हो जाता है। वो थोड़ा सा लग्गी बताइए ना। अब लग्गी इसमें बजेगी तो नहीं इसमें नहीं बजेगी, पर हाँ, पर मैं बताती हूँ। त्रिताल कर दीजिए, वो हो सकता है ना, पर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अपने पर हाथ से बताती हूँ ना। हाँ। तो हमने आखिरी ये जो लिया था, आखिरी बरसन लागी में जो आखिरी ये लिए, दिन नाही चैन रात ना नींदिया पिया बिना लागे ना मोरा जिया, पिया बिन लागे ना मोरा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लागे ना मोरा जिया, पिया बिन लागे ना मोरा जिया, पिया बिन लागे ना मोरा जिया, जिया लागे ना मोरा जिया। मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहती हूँ कि जब लग्गी बजती है तो जो आपके साथ तबला बजाने वाले जो कलाकार होते हैं उनको एक मौका मिलता है अपना हुनर बताने का। तो उनके पास जितने 8 मात्रा की 16 मात्रा की जो गतें होती हैं वो सब निकालते हैं वो। हाँ, और ऐसे समय आपको भटक जाने का बहुत ये होगा, भटकना ही बड़ा डर लगता है। हाँ, तो इसलिए अपने मन में खाली भरी देते रहिए। हाँ। तो आप कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। लागे ना मोरा जिया, पिया बिन लागे ना मोरा जिया। आप भी भटकाइए। हाँ। लागे ना मोरा मोरा लागे ना मोरा जिया, पिया बिन लागे ना मोरा जिया। कभी कभी ये जब वो बजा रहे होते हैं, बरसन लागे बदरिया बदरिया, हाय राम लागे ना मोरा जिया। ये खाली भरी देते रहिए, फिर तबले वाले संगतकार कुछ भी बजाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 वो बजते रहना चाहिए। अच्छा। तो लग्गी का ये महत्व है। एक और बात बताना चाहूंगी, जब बोल बनाओ की ठुमरी गाई जाती है और उसमें लग्गी का प्रयोग होता है तो उसके बाद में पूरी लग्गी का हिस्सा खत्म करने के बाद आप एक आवर्तन दीपचंदी का हमेशा देते हैं। हाँ, कैसे? पूरा लागे ना मोरा जिया, हाँ मोरा जिया, मोरा जी धा दिन धा 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 3। इस कायदे का क्या मतलब है, क्यों है ये कायदा? हाँ। कि लग्गी इस बात का द्योतक है कि ठुमरी का संबंध नृत्य से था, पर जब वो आवर्तन जो ये बजाया जाता है दीपचंदी का, वो इस बात का द्योतक है कि अब हम नृत्य के लिए नहीं गा रहे, अब हम गायन के लिए गा रहे हैं, गायकी ढंग से गायन कर रहे हैं। इसलिए हम उसको फिर से एक आवर्तन जो है वो
इसका लगाते हैं। एक और बात लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या जरूरी है लग्गी, क्या लग्गी बजाए बिना ठुमरी नहीं गाई जा सकती? तो इसमें मतांतर हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे कहेंगे कि लग्गी नहीं तो फिर ठुमरी में क्या फायदा, क्योंकि सामान्य श्रोता जो होता है वो लग्गी की बड़ी राह देखता है ना? हाँ। है ना, बराबर बात। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा मजा आता है सामान्य लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा हाँ फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा सवाल जवाब गायक और इनके बीच में भी लोग तानवान भी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो ये जो है कि इसकी बड़ी राह देखते हैं लोग। तो क्या हर एक इसमें लग्गी बजनी ही चाहिए क्या? क्योंकि लग्गी में फास्ट तो हो ही जाता है। तो अगर हम कोई विरह श्रृंगार की ठुमरी गा रहे हैं और उसमें अगर हम ये लग्गी डालें तो कैसा लगेगा? तो उसका थोड़ा सा रस में, रंग में भंग तो हो जाता है। मैं आपको पीलू की एक ठुमरी मैं सुनाती हूँ, जो नृत्य करने वाले भी उस पे अभिनय करते हैं और वो गायकी अंग से भी गाई जाती है। बैठी सोचे ब्रिज अरे सुनो लागे मेरो धाम, हाँ नहीं आए घनश्याम रे, हाय घेरी आई बदरी, घेरी आई बदरी, बैठी सोचे ब्रिज बाम। अब ये बिरह का है ना, अब यहाँ पे लग्गी होना तो क्या, लग्गी होगी तो क्या होगा? बैठी सोचे ब्रिज बाम। कहीं भी दुख लग रहा है क्या? कहीं भी ये भावना हो रही है क्या कि ये जो ब्रिज बाम मतलब ये जो ब्रिज की गोरी है वो उदास है कि बदरी घिर आई है और उनके शाम नहीं आए हैं, इसलिए वो ये बिरहा का गीत गा रही हैं। हाँ नहीं आए घनश्याम, है ना, रंग में भंग हो गया ना थोड़ा। तो मैं फिर विचारों की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा कोई मैंडेटरी रूल, ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए कि आप अगर ठुमरी गा रहे हैं तो आपको लग्गी गाना ही है, लग्गी लगाना ही है, क्योंकि वो नहीं तो हम लोगों को खुश करने के लिए तो बहुत सी चीजें करते हैं। हाँ, पर आप अपने आप से पूछिए कि इस गाने के साथ ये अच्छा लग रहा है क्या? कैसे हम गाने का ठेका इस बात पे डिसाइड करते हैं कि इस गाने के भाव क्या हैं, इसके बोल क्या हैं, इसका साहित्य क्या है? उसी हिसाब से आई थिंक आपको खुद को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये बिरहा का गीत है या बिरह श्रृंगार का इसका ये है, तो फिर इसकी भावना है, तो फिर हम इसमें लग्गी लगाएं या नहीं लगाएं। एक प्रश्न मेरे मन में अभी आ रहा है, वैसे लिखा हुआ नहीं। हाँ जी, बोलिए ना। पर आपका विषय है वो पीएचडी का। हाँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पूछ ही लेती हूँ कि वो जो कर्नाटक म्यूजिक में भी ठुमरी जैसा कुछ होता है। हाँ बिल्कुल होता है, और वो भी अपने जैसा ही उनके मतलब ऐसा ही सब गाने का तरीका भी एक ही है। गाने का तरीका बिल्कुल अलग नहीं है, वो ये बहुत बड़ा विषय है। हाँ बड़ा, पर मैं बता थोड़ा छोटा जवाब दे देती हूँ उसका कि जैसे हमारे यहाँ बोलबाट की ठुमरी, कथक के साथ बोल बनाओ की ठुमरी, गायकी अंग की ठुमरी, उसी की तरह उनके यहाँ भी पदम और जावली नाम की दो गीत प्रकार हैं। जो पदम होते हैं ये बड़े खिंचे हुए बहुत स्लो होते हैं, फिर भी वो भरतनाट्यम के साथ अभिनय के लिए गाए जाते हैं। और जावली जो है वो थोड़ा सा फास्टर, थोड़ा सा द्रुत प्रकार होता है। ये दोनों प्रकार उपशास्त्रीय संगीत के हैं। एक और बात बताऊं, कर्नाटक संगीत में ये राग ठुमरी पदम जावली के और ये राग रागम तानम पल्लवी के ऐसा जरूरी नहीं है। उनके अच्छा। बहुत से ऐसे राग हैं जिनमें पदम जावली भी मिलती है अच्छा। और रागम तानम पल्लवी भी मिलेगी, हाँ। कृति भी मिलेगी, तिल्लाना भी मिलेगा। ओके हाँ, तो मतलब उनमें भी ऐसे ये दो हैं। अच्छा, और अपनी जो आगे बढ़ रही हूँ, हाँ।
कि ठुमरी की जो भाषा है, तो केवल वो क्या अवधी भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, इतनी ही भाषाएं हैं इसमें? हाँ, अधिकतर तो ये देखिए, ठुमरी का जो साहित्य है या ठुमरी की जो रचना है, वो कोई साहित्यिक रचना नहीं होती है ना। कोई साहित्यिक रचना है, कोई बड़े बड़े क्लिष्ट शब्दों का उसमें प्रयोग नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें बहुत साहित्यिक शब्द हों। इसीलिए कुछ ऐसी भाषा है, जैसे आपने बोला ना कि कुछ रागों की मानसिकता है जिनके जो ठुमरी के लिए पोषक है, ऐसे मुझे ऐसे लगता है कुछ कुछ भाषाओं की ऐसी मानसिकता है, या मतलब वो जो अवधी और ब्रज की मिठास, करेक्ट है ना। और ब्रज भाषा क्यों मीठी लगती है? ऐसा कहा जाता है कि ब्रज भाषा में अनुनासिक ये बहुत है, इसकी वजह से वो बहुत ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा कहते हैं। एक बात आपको बता देती हूँ श्रोताओं को, मैडम ने अभी एमए किया है हिंदी में। अब बड़ा मैं आपका बहुत इसके लिए तारीफ करती हूँ। मतलब पढ़ने की कितनी इच्छा और संकल्प शक्ति कितनी दृढ़, कि पूरा पीएचडी होने के बाद इतना परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, ये सब है, और अब इनको सूझा कि अब मुझे हिंदी में एमए भी करना है, और इन्होंने किया। इसके लिए मैं बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। थैंक यू। तो अपन वापस इस पे आते हैं। तो एक पुरानी एक भाषा हुआ करती थी डिंगल, उसमें कुछ ठुमरियाँ, बहुत पुरानी ठुमरियाँ मिलती हैं। डिंगल और पिंगल नाम की दोनों भाषाएं थी। तो बहुत आदिकाल साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़े तो उसमें आदिकाल के समय की ये भाषाएं हुआ। वो पृथ्वीराज रासो वगैरह है ना, ये डिंगल में लिखे हुए थे। तो बहुत पुराने कुछ रचनाएं मिलती हैं, वो अभी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, अभी उनमें कोई मिलती नहीं है। तो ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी में कुछ है, खड़ी बोली में तो है ही, है ना। और हिंदी बिल्कुल हिंदी में भी आपको मिलती है। उर्दू में भी ठुमरी, उर्दू में ठुमरियाँ आपको मिलेगी। आपको पता है? हाँ, मैं बताती हूँ ना आपको। बहुत वो जब हम शैलियों की बात करेंगे तब लखनऊ बाज की ठुमरी की बात करेंगे, पर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या होता है। तो जैसे बीच बीच में उर्दू के शेर डालते हैं। हाँ, तो मतलब गजल जैसा हो गया ना। हाँ, पर वो मुक्त छंद में होता है। अच्छा। कैसे कटे हैं, कैसे कटे दिन, कैसे कटे दिन, रतिया बनम बिन। ऐसी ठुमरी है। हाँ, आशिकी गौर तलब, उम्र तमन्ना बेता। वाह। इस तरह से उसमें बीच बीच में शेर होते हैं। अच्छा लग रहा है। दिल का क्या रंज करो, अभी मुझे शेर याद नहीं आ रहा। खूने जिगर होने तक नीकी नला, वापस आते हैं। अच्छा। वापस वो अस्थाई में आ जाएंगे। तो इस तरह से उर्दू भाषा कहीं कहीं मिलती है, और लखनऊ बाज की तो ठुमरी है ही, उसमें तो उर्दू होना बहुत जरूरी है। बात मुझे लगता है कि भक्ति रस में भी ठुमरी हो सकती है। हाँ है। मुरलिया कौन गुमान भई। अब विरहात श्रृंगार तो है, श्रृंगार तो क्या बोलते हैं, रसों का राजा। तो विरह भी है और संयोग श्रृंगार भी है, लेकिन भक्ति रस में भी ठुमरी, और वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। आपको एक बहुत लोकप्रिय ठुमरी का उदाहरण देना चाहूंगी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। वो श्रृंगारिक ठुमरी, जो श्रृंगार रस की ठुमरी नहीं है, वो भक्ति की। वो किसने बनाई, किसने लिखी है वो ठुमरी? कबीर की बेटी थी कमाली, उनकी लिखी हुई ये ठुमरी है। तो उसमें सारा अध्यात्म है। वो जो है ना, आत्मा परमात्मा दूल्हा और आत्मा दुल्हन वाला जो ये है, वो भाव उसमें है कि सैया निकल गए, आत्मा कब निकल गए, मैं ना लड़ी थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। अच्छा। रंग महल के 10 दरवाजे, ऐसा कहा गया है अध्यात्म में कि आपके शरीर में 10 ऐसे इंद्रिय हैं जिसमें से आत्मा निकलती है। तो रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, किधर से कहां से आत्मा निकल गई मुझे नहीं पता। मेरी घर ना मानो तो सहेली से पूछो, चादर ओढ़ पलंगा पड़ी थी। चादर ओढ़ के कौन पलंग पे रहता है जब आपका देहांत हो जाता है। और फिर कहत कमाली कबीर की बेटी, ऐसी बियाही से तो कंवारी भली थी।
अगर इसी तरह से जन्म और मरण का चक्कर चलना है और मुझे मोक्ष नहीं मिलना है तो मैं जन्म ही ना लूं, कंवारी ही भली थी। तो ये आध्यात्मिक ठुमरी है, पर वो मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। और उसको श्रृंगार की संज्ञा, ऊपर ऊपर से देखने को तो श्रृंगार ही सुनाई पड़ता है ना, और फिर फिल्में उसमें और इजाफा करती हैं। फिल्मों में अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो फिर तो वो बिल्कुल ही श्रृंगार रस से जुड़ जाती है। बात चली है तो अष्टनायिका के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत प्रिय सब्जेक्ट है ठुमरी, बहुत प्रिय विषय है ठुमरी रचनाओं का, अष्टनायिका, क्योंकि उसमें आपको सारे भाव मिल जाते हैं। अष्टनायिकाओं में विरह भी मिलेगा, वो अभिसारिका भी मिल जाएगी। वो जो अष्टनायिका, ये हई नायिका ऐसी अलग अलग जो अपने भाव सामने लाती हैं, तो आपको ठुमरी में सारे अष्टनायिकाओं की सब ठुमरियाँ मिल जाएंगी, सभी की मिलेंगी आपको ठुमरियाँ। तो बहुत प्रिय विषय है अष्टनायिका। मुझे एकदम ध्यान में नहीं आ रहा है, पर हर एक टाइप का मतलब बिल्कुल हर एक नायिका का वर्णन इन अष्टनायिकाओं में मिलता है। और ये जो हाँ, बोली मतलब जो भाषा, लोक संगीत और उससे भी जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लोक संगीत से जुड़ी हुई बहुत सी ठुमरियाँ हैं। आगे जाके हम जब लोक सदृश्य प्रकारों का जब वर्णन करेंगे तब लोक संगीत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परंतु केसरिया पधारो मारो देश ठुमरी करके लोग गाते हैं ना, तो राजस्थानी लोकगीत है। तो ऐसे समय राजस्थानी है ना। पंजाब बाज की या पतियाला अंग की बहुत सी जो ठुमरियाँ हैं, उसमें सिंध पंजाब का पंजाबी वो हमें सुनने को मिलता है। तो पंजाबी भी बहुत काफ़ी ठुमरियाँ उसमें हमें मिलती हैं। और इस सब में मुझे थोड़ा सा हमेशा ऐसा लगता है कि एक बात पे, मतलब भाषा पे बोलते हैं, साहित्य पे बोलते हैं, रस पे बोलते हैं, श्रृंगार रस क्या है, विरह, सब पे बात करते हैं, पर ठुमरी सिखाते समय जो एक चीज़ जो बार बार बतानी पड़ती है लोगों को, वो है उच्चारण। अच्छा, उच्चारण, क्योंकि अगर उच्चारण सही ना हो तो उसकी गत बुरी तरह से गाई हुई या पढ़ी हुई गजल की तरह हो जाती है। वो ही होता है। और जैसे कोई भी चीज़ हम गाएं, उसका उच्चारण अच्छी तरह से होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। वो एक तो समझ में भी नहीं आएगा, और एक सिर्फ एक बिंदी ना होने से सांस का सांस हो जाता है, जो तो एक बिल्कुल दूसरी दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो सास ननदिया के जगह सास ननदिया, वो दो अलग चीज हो जाएगी। तो उच्चारण का बहुत महत्व है यहाँ पर। उच्चारण के बारे में और बताइए। हाँ, पर मतलब मुझे लग रहा है कि टोन भी एक होता है, मतलब भाषा का, जैसे मराठी एक टोन होता है, गुजराती एक टोन होता है, और हमारे देश में तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो एक टोन वो आ ही जाता है। तो वो भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदी में एमए किया, जिसकी इन्होंने बहुत तारीफ की। उसका एक कारण ये था कि मैं मेरा उच्चारण और अच्छा कर सकूं, क्योंकि हिंदी सीखने से ही ठुमरी का उच्चारण अच्छा होगा। आप बोलते हैं ना मराठी टोन, मैं जब मराठी भाषियों को ठुमरी सिखाती हूँ तो मुझे उनको अनुनासिक या सैया ये सिखाने में बहुत परेशानी थी। वो सैया बोलते हैं, तो सैया का सैया कैसे होना चाहिए? वो बोलते हैं वो नाक में नहीं लगता क्या? मैंने कहा पर वो नाक में ही चाहिए, अनुनासिक। हाँ, उसका उच्चारण ही सैया है, हाँ, सैया निकस गए, सैया निकस गए नहीं, वो गलत हो जाएगा। जैसे सांस और सास की बात। हाँ, जहाँ वो संस्कारित शब्द नहीं है, नजरिया लागे नहीं, कोई नजरिया नहीं, नजर अलग बात है, यहाँ नजरिया लागे नहीं कहीं और है। तो नजरिया बोलना है, नजरिया ही बोलना है, नजर नहीं बोलना। नजरिया, नजर के सामने, पर नजरिया लागे नहीं कहीं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इनकी तरफ बहुत ध्यान। नजरिया नहीं, नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ ऐसा ही चाहिए वो। अच्छा, जहाँ जिस चीज का उच्चारण जैसा चाहिए वैसा ही होना चाहिए। और पीछे भी मैंने बोला, जब मैंने ख्याल गाया था तो मैंने आपको बोला कि आकार को पकड़ते हैं, वो आकार को पकड़ने का काम यहाँ पे भी करना पड़ता है। अच्छा, जैसे नजरिया तो या को बढ़ाना है। हाँ, करेक्ट। एक बताऊं,
देखिए, शोभा जी की एक बहुत शोभा गुरटू जी की एक बहुत फेमस ठुमरी है, बाण नैनों का, हाँ, जालिम ने मारा हमें। हाँ। बाण नैनों का वो का आ, नैनों का आकार पकड़ रहे हैं। बाण नैनों का जालिम ने मारा हमें। कहीं पे भी अ शब्द जो है ना उसको बढ़ाना नहीं है। अकारांत शब्दों को अगर आपने बढ़ाया तो उसका सौंदर्य सब खत्म हो जाता है। पिचकारी शब्द बहुत बार आएगा, पी पे काम कीजिए, बहुत अच्छा नहीं है। च पे बिल्कुल काम, पिचकारी कहीं नहीं करना है, पिचकारी हमेशा करना है, पिचकारी भी चल जाएगा। हाँ। पर अकारांत शब्दों को कभी नहीं बढ़ाना। तो बोल बनाव करते समय मूल मंत्र ध्यान में रखना है, आकारांत शब्द पकड़ के उसके सहारे से वो बोल बनना चाहिए, पर उसका भावार्थ निकलना चाहिए। तो जरा थोड़ी कसरत है, पर आ जाता है जितना ज्यादा हम गाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। पर अब कल का प्रॉमिस कल ठुमरी की शैलियाँ। हाँ नहीं, कल का प्रॉमिस है ना, बीते हुए कल का। हमने कल आपको बताया था कि हमें आपसे सुनना है, थोड़ा सा सुनाइए कुछ तो भी। मतलब मुझे लगता है कि ये जो आपने बोला ना कि अभी आपने वैसे थोड़ा सा बता भी दिया था, दीपचंदी की एक ठुमरी, और थोड़ी सी लगी। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर जब हम कल ये जो सदृश ये लेंगे सब, हाँ, प्रकार, वो सारे प्रकार में एक गा के बताती हूँ। अच्छा, तो आपको भरपूर कल के एपिसोड में ज्यादा गाना है और कम बोलना है। ठीक है, पर आज का एपिसोड भी कुछ तो भी गाकर हम समाप्त करेंगे। अच्छा है ना, दीपचंदी में ही चाहिए ना? हाँ, एज यू विश, आपको जो अच्छा लगता है। हमें तो सब मजा ही आ रहा है। बस एक 10 मिनट 5 मिनट गाइए, बस हम ज्यादा नहीं आपसे चाहते हैं, थोड़ा सा गा के। अच्छा। मतलब अपन एपिसोड की समाप्ति ये जो हम तुम बिन जो हमने गाया था, हाँ चलेगा, आधे में चलेगा, हाँ यही चलेगा, मजा आएगा। तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे, जियरा नहीं लागे, जिया नहीं लागे। तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे, तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे। बिरहा अगन लगाए, जलाए सताए, जिया नहीं लागे। तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे। नदिया किनारा पीपल छैया, नदिया किनारा पीपल छैया। तुम बिन मोहे कछु भाए न सैया, का करूं समझ न आए, जलाए सताए, जिया नहीं लागे। तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे। अब यहाँ पे छंद नहीं बदलेगा, पर इसी लय में वो डबल में
जिया नहीं लागे तुम बिन मोरा जिया, ऐसे तबले वाले उसी छंद वो छंद वो ही रख के दुगना ये करके उसमें लय मतलब तबले की लय बढ़ती है, आपको अपनी लय पे डटे रहना डटे रहना है। जिया नहीं लागे जिया नहीं लागे, ऐसे आपको अपनी लय पकड़ के बैठना है, वो चाहे कुछ भी बजाए। अच्छा। और फिर वापस आपके अध्याय पे आना। बहुत मजा आया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। तो श्रोताओं, आज अपने ठुमरी के संगीत के बारे में, अर्थात रागों के बारे में, तालों के बारे में, उसकी भाषा के बारे में और उच्चारण के बारे में बहुत सारी बातें आज संध्या जी ने हमें बताई हैं। अब कल का जो एपिसोड होगा उसमें ठुमरी के घराने और ठुमरी का प्रशिक्षण, इसके बारे में थोड़ा पूछना चाहूंगी कि कैसे उसको सिखाया जाता है, कैसे सीखना चाहिए, आवाज कैसे तैयार आवाज की करना तैयारी, चाहिए। ये सब मुझे मतलब मेरी पर्सनल भी उसमें बहुत जिज्ञासा है। तो कल के एपिसोड में हम सब इस बात पे चर्चा करेंगे, घरानों के बारे में भी बोलना ही है और प्रशिक्षण और आवाज़ की तैयारी वगैरह सब हम कल सुनेंगे। और फिर आपने बताया ही कि सदृश प्रकार आप एक एक गाकर भी बताएं, थोड़े थोड़े पर जरूर बताइए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो फिर से एक बार आपको धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को धन्यवाद।